स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो ये ईमेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ये जस्ट एक आपका डिजिटल मैसेज होता है। जैसे हम पहले के टाइम पे चिट्ठी वगैरह भेजते थे, तो आज के टाइम पे ये हमारा एक डिजिटल मैसेज है जो कि यूज होता है एक यूजर से दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ईमेल में आप टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, कुछ भी अटैचमेंट वगैरह कर सकते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल पढ़ी थी हमने? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ जी, वेरी गुड। ईमेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वेरी गुड। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट ये आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती हैं, जो भी अभी हमने प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ी। तो इनका रिवीजन कीजिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 क्लासेस रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है। जस्ट अगर आप रिवीजन करोगे तो 3 से 4 दिन में आप इन सभी चीज़ों को पूरा याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है आईटी का, और आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिर कंफर्म हो जाएंगे। और अगर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए तो पूरे 5 क्वेश्चन भी आईटी से आप कंफर्म मान सकते हो। बस रिवीजन करना है, ये छोटी छोटी चीजें भूलनी नहीं है आपको। नहीं तो अगर, क्योंकि वैसे भी एक नया सब्जेक्ट है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो अगले 2-3 हफ्तों में फिर से नया हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते चले आप। तो कोशिश कीजिए हर वीक में एटलीस्ट 1-2 दिन जितना भी आपने पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज करें। अगर 2 से 3 बार रिवीजन हो गया तब वो थोड़ा थोड़ा परमानेंट मेमोरी में आने लगता है। नहीं तो जो लोग पहली बार आईसीटी पढ़ रहे हैं, भले ही समझ में भी आ रहा है, लेकिन 2-3 हफ्तों में फिर से एक नई चीज हो जाएगी। तो उससे पहले आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए और सभी चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल से शायद इस बार क्वेश्चन आया था या फिर पिछली बार क्वेश्चन आया था। स्पैम ईमेल हम किसे कहते हैं? स्पैम ईमेल का मतलब जंक ईमेल भी होता है। मतलब ये अनचाही ईमेल होती हैं, अनवांटेड ये ईमेल्स होती हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं ना किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, उन सभी को हम स्पैम ईमेल कहते हैं। तो जो हमारे पास वो ईमेल आ रही हैं उन्हें हम स्पैम ईमेल कहेंगे या फिर स्पैम मेल कहेंगे। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है मार्केटिंग करना, किसी चीज की वो मार्केटिंग कर रहे होंगे, प्रोडक्ट प्रमोटिंग, सर्विस विज्ञापन, ये सभी एक ही तरह की एक्टिविटीज हैं। तो किसी चीज की मार्केटिंग करने के लिए स्पैम ईमेल किए जाते हैं। यानी कि मुझे अपने किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ बनाया है, उसके बारे में मेरे को सब लोगों को बताना है, तो मैं सबके जो ईमेल होंगे उन पे ईमेल सेंड कर दूंगा। अब आप लोगों ने तो नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसा ईमेल मिले, तो ऐसे ईमेल्स को हम स्पैम ईमेल्स कहते हैं। और जो कंपनी या फिर जो व्यक्ति इस तरीके का काम करता है कि बहुत सारे लोगों को ईमेल सेंड करता है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं स्पैमिंग। उसे हम कहते हैं स्पैमिंग। और जो व्यक्ति इस तरीके का काम करता है उसे हम कहते हैं स्पैमर। स्पैम ईमेल हो गया वो अनवांटेड ईमेल। स्पैमिंग का मतलब बहुत सारे ईमेल भेजना, और स्पैमर का मतलब जो व्यक्ति इस तरीके का काम करता है उसे हम स्पैमर कहते हैं। तो ईमेल से रिलेटेड जो आपकी थ्योरी थी वो तो बस इतनी सी ही थी। थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने लैपटॉप पे ज्वाइन किया है या फिर आपके पास अगर दूसरा कोई डिवाइस है तो आप साथ में ही खोल सकते हो।
वैसे तो लगभग सभी को ईमेल की पूरी नॉलेज होगी, पर जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनसे आपके इसी तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। प्लस ये आप आगे कुछ भी करते हो तो जो ईमेल है वो हमारा सबसे ज़्यादा फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप ऐसे ही अगर कोई हायर अथॉरिटी है, यानी कि अगर किसी एचओडी से आपने कम्युनिकेट करना है, कोई रिसर्चर है उससे आपने कम्युनिकेट करना है, या फिर किसी कंपनी से आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते, आप कॉल नहीं कर सकते। ईमेल जो है वो सबसे फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ईमेल आपको आना चाहिए। तो ईमेल में सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इनबॉक्स। तो इनबॉक्स के अंदर जो सारे के सारे मैसेज हमें रिसीव हो रहे हैं, जो सारे मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने हमें ईमेल भेजा है वो सारे के सारे इनबॉक्स में आते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो इनबॉक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो ईमेल हमें भेजे जाते हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। तो वो सारे के सारे ईमेल जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं आपके इनबॉक्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे ये इनबॉक्स खुला हुआ है तो ये सारे के सारे ईमेल हमारे पास रिसीव्ड है, किसी ना किसी ने ये हमें भेजा है। नेक्स्ट है स्टार्ड। तो ये जो स्टार्ड है, स्टार्ड में वो सभी ईमेल आ जाते हैं जिनको आपने स्टार मार्क करा होगा। आप किसी भी ईमेल को स्टार मार्क कर सकते हो, यानी कि आपके पास बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ईमेल में से अगर आपने इंपॉर्टेंट ईमेल को एक तरफ रखना है तो आप स्टार करके उन्हें एक तरफ रख सकते हो। नेक्स्ट है सेंड। आपने जितने मैसेज किन्हीं को सेंड किए हैं वो सारे के सारे आपके सेंड में आ जाते हैं। उसके बाद है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में कौन से मैसेज आएंगे? तो जो किसी सेंड नहीं हुए होंगे। हाँ जी, जो किसी अटैचमेंट के साथ है। नहीं, ड्राफ्ट में आपके ऐसे मैसेज आएंगे जो सेंड नहीं हुए होंगे, मगर हाँ जी, सेंड होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे मैसेज जो कि सेंड नहीं हो पाए हैं। अब उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि आपने बीच में मैसेज लिखते लिखते फिर छोड़ दिया, या फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। तो किसी भी वजह से अगर मैसेज लिखते लिखते आपने उसे छोड़ दिया है तो वो आपका सेव हो जाता है ड्राफ्ट में। तो ऐसे ईमेल जो कि आप भेजना चाह रहे थे, किसी कारणवश अगर आप उसे नहीं भेज पाए तो वो आपके ड्राफ्ट में आ जाएंगे। तो अगर आपने कोई ईमेल लिखा और आपका जो नेटवर्क चला गया या फिर फोन डेड हो गया, बैटरी चली गई, तो आपको मैसेज अपने ड्राफ्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल को कंपोज करना। अब इससे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वो है सीसी और बीसीसी का। देखिए, ये इस तरीके की विंडो खुलती है जब हम किसी ईमेल को कंपोज करते हैं। टू में आपने जिसको भी ईमेल भेजना है आपने उनका ईमेल एड्रेस लिखना है। तो फॉर एग्जांपल कोई प्राइमरी ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1@gmail.com। ये एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे लिख लिया, इसे हमारा ईमेल जाएगा। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। अब देखिए सीसी और बीसीसी भी आपके टू में है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो एक बार इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं हम। देखिए, आपने टू में जिनको सेंड किया वो तो सेंडर हो गए, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा लोगों को ईमेल भेजना है, आपने एक ही ईमेल एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं भेजने के। एक है सीसी और एक है बीसीसी। एक सेंडर को तो आप टू में ऐड कर दोगे, उसके बाद बचे हुए सेंडर को आप या तो सीसी में ऐड कर सकते हो या तो बीसीसी में ऐड कर सकते हो। तो सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे हम जितने भी सेंडर्स ऐड करेंगे उन सभी के पास ये ऑप्शन होगा देखने का कि उनके अलावा बाकी कितने लोगों को ये जो ईमेल है ये भेजा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को ईमेल भेजा सीसी के थ्रू, तो आपने यहाँ पे 10 ईमेल एड्रेस लिख दिए। तो जिनके पास भी ईमेल जाएगा उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके अलावा और कौन से 9 लोग हैं जिनको ये ईमेल मिला है। तो ईमेल अगर आपने
एक से ज्यादा लोगों को भेजना है और आप ये चाहते हो कि सभी को पता चल जाए कि उनके अलावा किस किस को ईमेल मिला है, तो वहां पे हम यूज करेंगे सीसी का। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि यहाँ पे सेम वही कंडीशन रहेगी, आपने 10 लोगों को ईमेल भेजना है, तो अगर आपने वो ईमेल भेजा बीसीसी के थ्रू, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि आपने 10 लोग यहाँ पे ऐड किए, तो जिनको भी ईमेल जाएगा उनको ये पता नहीं चलेगा कि उनके अलावा और किस किस को ईमेल आपने भेजा है। तो ये डिफरेंस होता है सर आपका यहाँ पे ब्लैक कार्बन कॉपी लिखा है मेरे, तो वो गलत है क्या? हाँ, इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब उनको सामने से पता नहीं चलेगा। नहीं, मेरे यहाँ ब्लैक लिखा है सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या है, ब्लैक है कि ब्लाइंड है ऐसे? ब्लैक कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारी जो बुक है ना सर, यूजीसी नेट की, अरिहंत। अरिहंत, ये सर। ओके, तो मोस्टली ब्लाइंड कार्बन कॉपी ही इसकी फुल फॉर्म होती है। ब्लैक कार्बन कॉपी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ही इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके सर। हाँ जी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। आपने जो भी सब्जेक्ट रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल टाइप कर सकते हो, ठीक है। ईमेल टाइप करने के बाद यहाँ पे से आप ईमेल को सेंड कर सकते हो। मेन जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो तो इनबॉक्स के ऊपर आए हैं, ड्राफ्ट के ऊपर और आपका सीसी और बीसीसी के ऊपर। तो सीसी और बीसीसी के ऊपर सबको डिफरेंस क्लियर हुआ? जी Yes. सर। जी सर। नेक्स्ट यहाँ पे से आप सेंड कर सकते हो। तो ये था आपका ईमेल की पूरी प्रोसेस। उसके बाद हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट का पूरा टॉपिक हमारा एंड हो गया। जो भी मोस्टली इंटरनेट से क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारी की सारी इसी पीडीएफ के अंदर मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर आप इसका पूरा रिवीजन करते हो, याद रखते हो, तो 95% तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन है वो इसी में से आएंगे। थोड़ा आपको अपनी तरफ से वहाँ पे आपकी रीजनिंग स्किल यूज होंगी, जैसे सीसी बीसीसी हमने पढ़ा, तो हो सकता है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाए। लाइक आपको एडवर्टाइजमेंट करना है और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, सीसी का यूज करोगे या फिर बीसीसी का यूज करोगे? सीसी का सर। हाँ जी, सीसी का यूज करेंगे। सभी को पता चला क्यों करेंगे? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट का टॉपिक एंड हो गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड उनके सॉल्यूशन। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में कौन कौन से खतरे होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला है कंप्यूटर वायरस। तो ये जो कंप्यूटर वायरस है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं लेकिन आप उनसे कुछ अच्छा काम कर सकते हो। उसी तरीके से जो कंप्यूटर वायरस हैं वो भी एक प्रकार के प्रोग्राम हैं, लेकिन वो हमारे किसी यूज के नहीं होते, उल्टा वो हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर वायरस है ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है और कंप्यूटर में जितनी भी डेटा है, जितने भी फाइल्स हैं, इन सभी को नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर वायरस। वायरस की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो आपके कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है और जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो खतरे के अंडर में आ गई। तो ये होता है वायरस की वजह से, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का जो मेन काम होता है वो होता है डेटा को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना या फिर डेटा को मॉडिफाई करना। कुछ भी आपका जो वायरस है वो कर सकता है। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है, उसे स्टील कर सकता है, उस फाइल को करप्ट कर सकता है या फिर उस फाइल को चेंज कर सकता है।
नॉर्मली ये जो कंप्यूटर वायरस हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम का मतलब ये है ये खुद को कॉपी कर लेते हैं। आपके कंप्यूटर में वायरस है, आपने अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव को कनेक्ट किया तो ये खुद ही रेप्लिकेट करके आपकी पेन ड्राइव में भी चले जाएगा, पेन ड्राइव की मेमोरी को भी कवर कर लेगा। तो वायरस डेटा को चुराता है, डेटा को नुकसान पहुंचाता है या फिर उसे मॉडिफाई करता है, और इसकी वजह से जो आपका कंप्यूटर है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो स्लो हो जाती है। अगर हम देखें सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो 1971 में डेवलप किया था रॉबर्ट थॉमस ने, और उसका नाम क्रीपर था। तो ये था हमारा कंप्यूटर वायरस। बहुत तरीके का वायरस होता है, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसकी कैसी वर्किंग है, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला अगर हम टाइप देखें तो वो है हमारा वर्म। तो वर्म जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर वायरस होगा। अब वर्म का हिंदी में मतलब होता है कीड़ा। तो जैसे कीड़े होते हैं ना, कीड़े एक ही जगह पे बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक ही जगह पे। तो बिल्कुल वैसे ही आपका वर्म भी होता है। ये जो वर्म है ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा। आपने देखा होगा जो लोग बहुत पहले से कंप्यूटर यूज करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, एक साथ बहुत सारी विंडोज खुल जाती हैं, तो वो वर्म की वजह से ही होता है। और वर्म में आपने स्पेशल जो लाइन याद रखनी है वो याद रखनी है सेल्फ रेप्लिकेशन। ये क्या है, अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में भी स्प्रेड हो जाता है। तो वर्म आपके कंप्यूटर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ये एक कंप्यूटर से जुड़े हुए सब कंप्यूटर तक फैल सकता है। हाँ, कंप्यूटर में फैलेगा, लेकिन वर्म जो मेन हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है वो करता है मेमोरी को जल्दी फिलअप कर देता है। क्योंकि ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद की कॉपी बना रहा है, तो ये खुद की कॉपी बना बना के पूरी की पूरी मेमोरी को करप्ट कर देता है। पूरी की पूरी मेमोरी इसी वर्म से भर जाएगी, इसकी कॉपी से भर जाएगी। तो मेन जो वर्म का फंक्शन होता है वो यही होता है, किसी की मेमोरी को फुल करना। ये नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है और ईमेल, वेब पेज या फिर चैट मैसेज के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। मेन यहाँ पे आपको याद रखना है ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है और मेमोरी को जल्दी जल्दी फिलअप करता है। क्योंकि छोटे छोटे डिफरेंस हैं, आपको की डिफरेंसेस याद रखने हैं सब में। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये सबसे हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम है, मोस्ट हार्मफुल। इस पर आप स्टार मार्क लगा सकते हो। ये जो है ये पूरे कंप्यूटर को अपने एक्सेस में ले लेता है। ट्रोजन हॉर्स की जो वर्डिंग आपको याद रखनी है वो रखनी है अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि ट्रोजन हॉर्स के थ्रू कोई हमारे कंप्यूटर को बिना अनुमति के एक्सेस कर सकता है। बिना अनुमति के वो हमारे कंप्यूटर की जितनी भी चीजें हैं उनको यूज कर सकता है और हमारे कंप्यूटर में फिर कोई मैलिशियस एक्शन को अंजाम दे सकता है। मैलिशियस एक्शन यानी कि कोई भी हार्मफुल एक्शन हमारे कंप्यूटर में वो कर सकता है। जैसे ट्रोजन हॉर्स अगर हमारे कंप्यूटर में आ गया तो जिसने भी वो ट्रोजन हॉर्स भेजा है, जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो उस ट्रोजन हॉर्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, फाइल को चेंज कर सकता है और उन फाइल्स को डिलीट वगैरह कर सकता है। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स हैं ये अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इनका पूरे सिस्टम पे कंट्रोल हो जाता है तो ये सिस्टम में नए वायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, सिस्टम में नियंत्रण कर लेना। ये ट्रोजन हॉर्स का मेन वर्क है। ठीक है, एक हमने प्रोटोकॉल पढ़ी थी जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हम दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे किसी दूर के कंप्यूटर को में काम कर सकते हैं। कौन सी प्रोटोकॉल थी वो?
टेलनेट था सर। हाँ जी, टेलनेट प्रोटोकॉल। बाकी लोग भी आंसर कीजिए, बाकी लोग भी रिवाइज कीजिए। ये नेक्स्ट है आपका स्पाईवेयर। तो सबसे पहले मैंने बताया वॉर्म, यहाँ पे याद रखना है सेल्फ रेप्लिकेशन और मेमोरी को ये जल्दी जल्दी फिल कर देता है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है किसी कंप्यूटर का। अगला है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसे कि इसके नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो ये एक मेलवेयर का प्रकार है। मेलवेयर का मतलब वायरस ही होता है जो किसी कंप्यूटर में प्रवेश करता है। यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई स्पाईवेयर आ गया तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी निजी जानकारियां हैं, आपने कंप्यूटर में कुछ भी अपनी पिक्चर वगैरह सेव की है, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेव किया है, पासवर्ड वगैरह सेव किया है, तो ये हमारी निजी जानकारियां, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनको सेंड कर देगा जिन्होंने इस स्पाईवेयर को भेजा हुआ है, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर किसी के कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो चुराया जा सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर में डिफरेंस बताओगे आप लोग? सर इसमें ट्रोजन हॉर्स में फुल एसेस बताया है आपने, स्पाईवेयर में शायद फुल एसेस नहीं होता होगा, पर्सनल हाँ, डिटेल जाती होंगी बस। स्पाईवेयर में आपका फुल एक्सेस नहीं होगा। ये माइन्यूट जो डिफरेंसेस हैं इनका आपको ध्यान रखना है। स्पाईवेयर में बस जो डेटा है उसको चुराया जा सकता है, उस डेटा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो अभी तक के कंप्यूटर प्रोग्राम थे, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और वायरस। उसके बाद कुछ एक ऐसी कंप्यूटर एक्टिविटी होती हैं। अभी तक तो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़े, अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर एक्टिविटी जो कि जो जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक खतरा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है नकली पहचान। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप किसी की गलत आईडी बना के इंस्टा या फिर फेसबुक पे किसी की फेक आईडी बना के अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, तो उसे हम स्पूफिंग कहते हैं। तो स्पूफिंग का मतलब होता है किसी की अपनी गलत पहचान को यूज करना, अपनी नकली पहचान को यूज करना। तो नकली पहचान को जो यूज करने का स्टेप है उसे हम स्पूफिंग कहते हैं। जैसे कि आपके कम्युनिकेशन में दो यूजर होते हैं, रिसीवर और सेंडर। तो अगर जो रिसीवर है उसको आपकी असली पहचान का पता नहीं है, आप उसे किसी और की आइडेंटिटी को पकड़ के आप उससे बात कर रहे हो, तो उसे हम स्पूफिंग कहते हैं। यानी कि अपनी असली पहचान छुपाकर किसी नकली पहचान की हेल्प से किसी नकली पहचान के थ्रू बात करना, ये हमारा स्पूफिंग हो गया। अब स्पूफिंग बस इतना ही है जिसके अंतर्गत आता है अपनी पहचान छुपाना। अब आगे कुछ भी अगर जो स्पूफिंग के थ्रू कुछ भी एक्शन जो लोग कर रहे हैं वो स्पूफिंग में नहीं आएगा। स्पूफिंग में बस इतना आएगा, अपनी पहचान छुपाना, नकली पहचान का यूज करना। अब भले ही वो नकली पहचान से चोरी कर रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, वो स्पूफिंग के अंतर्गत नहीं आता है। अब भले ही स्पूफिंग का यूज करके गलत काम किए जाते हैं, लेकिन स्पूफिंग की जो डेफिनेशन है वो बस इतनी सी है कि अपनी पहचान छुपाना। अगला है हैकिंग। तो जो हैकिंग है वो एक तरह की तकनीकी चालाकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी थ्रेट है। किसी कंप्यूटर में, किसी नेटवर्क में या फिर किसी सर्वर में अगर किसी तरह की कोई कमजोरी रहती है, इस कमजोरी को हम कहते हैं बग। किसी कंप्यूटर में या फिर किसी कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर किसी कंप्यूटर सर्वर में अगर कोई कमजोरी है, कोई बग है, तो उस कमजोरी का फायदा उठाकर उस कंप्यूटर नेटवर्क से या फिर उस कंप्यूटर सर्वर से, उस कंप्यूटर से डेटा चुराना या फिर उसके डेटा में कोई चेंजेस करना, उसे हम हैकिंग कहते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया, अगर आपने अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाया है,
सॉरी पासवर्ड नहीं लगाया है, आपका कोई फ्रेंड आ गया और आपके कंप्यूटर की अभी ये कमी हो गई कि उसमें पासवर्ड नहीं लगा है, तो उसने आपका कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर खोल के आपकी फाइल अपने फ़ोन में कॉपी कर ली। ये बिल्कुल ईजी वे हो गया हैकिंग का। हैकिंग का एडवांस वे क्या हो सकता है, आपने अपने कंप्यूटर में कोई पासवर्ड लगाया और वो पासवर्ड आपने कुछ ऐसा लगाया जो कि कोई भी उसे गैस कर सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी उसे गैस कर सकता है। तो ये भी आपके कंप्यूटर की एक कमजोरी हो गई। तो जो हैकिंग है वो इसी तरीके की एक्टिविटी होती है। अभी मैंने थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। बाकी ये जो हैकिंग है वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होती है, बट बहुत बड़े बड़े लेवल पे कमजोरियां ढूंढी जाती हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर सर्वर में, और उन कमजोरियों का फायदा उठाकर कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को चुराया जाता है या फिर उसमें बदलाव किया जाता है। हैकिंग जो है वो आपकी 3 तरीके की होती है, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। इनमें क्या डिफरेंस होता है, अब जैसे कि बचपन से ही हमारी एक आइडियोलॉजी बनी हुई है, जो डार्कनेस है उससे हम थोड़ा डरते हैं और जो लाइट है वहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ फील करते हैं। अपने यहाँ पे एक और चीज मुझे ध्यान आ रही है, आपके एनाटॉमी में आपकी लाइट की प्रेजेंस में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा हार्मोन है? डोपामाइन है क्या सर? नहीं, वो तो इसमें होता है। मेलेनिन। मेलेटोनिन हार्मोन्स। नहीं, मेलाटोनिन नहीं, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। हाँ जी, वेरी वो गुड। नींद के लिए होता है शायद। हाँ, देखिए जब लाइट की प्रेजेंस में जिस टाइम पे मॉर्निंग होती है उस टाइम पे धीरे धीरे सनलाइट बढ़ रही है, तो सनलाइट जो है वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हम एक्टिव होते हैं दिन के लिए। और जब अंधेरा होगा, डार्कनेस हमारी बॉडी में इंड्यूस करती है मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन हमें नींद की तरफ लेके जाता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, और लाइट की प्रेजेंस में सिक्रीट होता है सेरोटोनिन जो हमें एक्टिव करता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है ब्लैक हेड हैकर, जैसे डार्कनेस से आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, डार्कनेस से सबको डर लगता है, तो ब्लैक हेड हैकर यानी कि ऐसे हैकर जो कि हैकिंग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, चोरी वगैरह अगर ये कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो वो आपके ब्लैक हेड हैकर हो गए। यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई कमजोरी थी, उस कमजोरी का फायदा उठा के इन्होंने आपके डेटा को चुरा दिया। इस तरीके के हैकर को हम कहते हैं ब्लैक हेड हैकर। दूसरे होते हैं व्हाइट हेड हैकर। अब देखिए जो व्हाइट हेड हैकर होंगे ये भी कंप्यूटर में कमजोरियां ढूंढते हैं, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कमजोरियां ढूंढते हैं, लेकिन कमजोरियां मिलने पे ये उसका फायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि जिसका कंप्यूटर है, जिसका कंप्यूटर नेटवर्क है, उस आदमी को या फिर उस कंपनी को उन कमजोरियों के बारे में जानकारी देते हैं कि आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो ऐसे हैकर्स को हम कहते हैं व्हाइट हेड हैकर। जैसे बहुत सारे लोग एप्पल का, बहुत सारे लोग गूगल का नेटवर्क हैक कर देते हैं, फिर उनको बताते हैं कि आपके नेटवर्क में ये कमियां हैं, फिर बाद में उनको उसके अकॉर्डिंग प्राइस वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रे हेड हैकर। अब ये जो ग्रे हेड हैकर है इसका पर्पस इन दोनों से ही अलग है। इसका पर्पस ना ही कुछ चुराना होता है, ना ही इसका पर्पस किसी दूसरे की हेल्प करना है। ग्रे हेड जो हैकर हैं ये बस शौकिया हैकर होते हैं, यानी कि इनकी हॉबी होती है कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, और ये जस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी हॉबी के लिए किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कमियां निकालते हैं, फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पर्पस के बेसिस पे 3 प्रकार के हैकर को डिवाइड किया गया है, ब्लैक हेड हैकर, व्हाइट हेड हैकर और तीसरा है ग्रे हेड हैकर। अगला टर्म है हमारा फिशिंग। फिशिंग इस बार आपके नेट के पेपर में आया था, है ना? जिन्होंने पेपर दिया होगा, फिशिंग याद है आपको? जी सर, आया था। हाँ जी, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन्हें याद होगा, ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। फिशिंग का मतलब होता है, आप बिल्कुल इसे
इजी वे में समझ सकते हो। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। तो मछली कैसे पकड़ी जाती है? पहले एक चारा डाला जाता है मछलियों के लिए, और चारे में मछलियां फंसती हैं। बेट कहते हैं हम उसे, कि कोई चारा डाला, उस चारे को खाने के चक्कर में मछलियां फंस गई। तो फिशिंग बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी है जो साइबर अपराधी हैं, साइबर क्रिमिनल हैं। वो क्या करते हैं, आपके सामने कुछ चारा डालते हैं, कुछ बेट डालते हैं कि आपने लॉटरी आप जीत गए हो, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसे हमने आधार कार्ड से लिंक करवाना है। और इस तरीके का चारा डाल के फिर आपसे जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है जैसे ओटीपी वगैरह, उसको ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब है पहले कुछ लालच देकर या फिर पहले कुछ बहाना बनाकर यूजर से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले लेना। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम फिशिंग कहते हैं। अब ये जो फिशिंग है ये आपके डाउनलोड में भी होता है। तो अगर कोई मूवी डाउनलोड करनी है, कोई वेबसाइट आपको उस मूवी का लिंक देगी, उस मूवी का लालच आपको दिया जा रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो जो आपका कंप्यूटर है उसमें कोई वायरस डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है, सारी की सारी जो इस तरीके की एक्टिविटी है, उन्हें हम फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एडवेयर। अब जो एडवेयर है ये भी एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि एड्स दिखाता है। एड्स दिखाने का मतलब है जैसे आपने कभी कोई वेबसाइट खोली होगी तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में ऐड आते हैं। तो ये जो ऐड दिखाने का काम करता है ये एडवेयर ही करता है। ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्यों बोला है? क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए भी खतरा हो सकता है। आपने देखा होगा जो भी हम गूगल में सर्च करते हैं उसी चीज से रिलेटेड ऐड आपके पास आते हैं। आपने अगर वॉशिंग मशीन गूगल में सर्च किया तो आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, आप यूट्यूब खोलोगे, आपके पास वॉशिंग मशीन से ही रिलेटेड ऐड आएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, आप कुछ सर्च कर रहे हो और आपको उससे रिलेटेड ऐड दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे एडवेयर की हेल्प से होते हैं। तो एडवेयर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एड्स को दिखाना, लेकिन इसके लिए ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करता है। अब हम देखते हैं ये सारे के सारे एक्टिविटीज थी, जैसे फिशिंग हो गई, हैकिंग हो गई, स्पूफिंग हो गई, और नेक्स्ट यहाँ पे एडवेयर बताना एक बार फिर से। हाँ जी, एडवेयर मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो कि एड्स दिखाने के काम में आता है। कोई वेबसाइट एडवेयर का यूज करती है ताकि उस वेबसाइट पे एड्स वो वेबसाइट दिखा सके। एड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट। अब इस काम के लिए तो ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एड ये कैसे दिखाती है? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके। हमने जो भी सर्च किया होगा गूगल में, या फिर हम जिस भी चीज को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये अपने पास रख लेते हैं और उसकी हेल्प से एड्स को दिखाते हैं। ये आपके एडवेयर हो गए। ओके सर। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं तो उनके लिए सॉल्यूशन भी डेवलप किए गए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी कहता है, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है लेकिन एक बार इसे इजी वे में समझने का ट्राई करते हैं। ये सेंडर हो गया और ये आपका रिसीवर हो गया। सेंडर ने अगर कोई मैसेज भेजा और अगर हमने उसी फॉर्म में उसे रिसीवर को भेज दिया तो हो सकता है बीच में कोई भी उस मैसेज को यूज कर ले, उस मैसेज को पढ़ ले। जैसे आपने व्हाट्सएप के थ्रू सेंडर को ये जो सेंडर है इसने व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज भेजा रिसीवर तक, तो हो सकता है व्हाट्सएप का ही कोई एम्प्लॉई इस मैसेज को पढ़ ले, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो सर्वर में बैठा हुआ है वो इस मैसेज को पढ़ ले बीच में ही। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में कैसे मैसेज भेजा जाता है?
क्रिप्टोग्राफी में मैसेज को डायरेक्ट नहीं भेजा जाता सेंडर से रिसीवर तक। क्रिप्टोग्राफी में सेंडर जो मैसेज भेजेगा सबसे पहले उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाएगा स्पेशल टेक्स्ट में। ये जो मैसेज था इसे इनक्रिप्ट कर दिया स्पेशल टेक्स्ट में, और स्पेशल टेक्स्ट में ही ये मैसेज आगे जाएगा। स्पेशल टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये आपके कंप्यूटर ने ही इसको चेंज किया है स्पेशल टेक्स्ट में। अब ये जो स्पेशल टेक्स्ट है इसे कोई भी देखेगा वो इसे नहीं पढ़ सकता। जैसे ही ये स्पेशल टेक्स्ट रिसीवर के पास आया, ये स्पेशल टेक्स्ट जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ा था, जिस लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्पेशल टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा उसे चेंज किया जाएगा स्पेशल टेक्स्ट में जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस स्पेशल टेक्स्ट को हम कहते हैं साइफर। ये एक तरह से अनरीडेबल टेक्स्ट होता है। जैसे ये रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर का फोन इसे फिर से कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल टेक्स्ट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसे अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। जो साइफर टेक्स्ट है उसे फिर से हम नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन कहाँ पे होगा? हर बार रिसीवर में होगा, या फिर हर बार सेंडर में होगा, या फिर कभी सेंडर में होगा और कभी रिसीवर में होगा। कहाँ पे आपका डिक्रिप्शन होगा? रिसीवर के पास होगा सर। रिसीवर के पास। हाँ जी, जो आपका इंक्रिप्शन है वो हमेशा ही सेंडर के पास में होगा, यानी कि सेंडर के मैसेज को साइफर टेक्स्ट में, अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, और डिक्रिप्शन हमेशा ही आपके रिसीवर के पास में होगा। तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ये है, ये आपका सेंडर है, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसे इनक्रिप्ट किया गया साइफर टेक्स्ट में, फिर इंटरनेट में भेजा गया। फिर इंटरनेट से जो साइफर टेक्स्ट आगे आएगा, जो रिसीवर का फोन होगा वो इसे डिक्रिप्ट करेगा और प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से आपके सारे मैसेज भेजे जाते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में अगर आप किसी के साथ चैट स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे लिखा आता है योर चैट इज कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड। तो वो इसी प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। यानी कि व्हाट्सएप में आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो उसे आपके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं देख सकता। इवन व्हाट्सएप के एम्प्लॉइज भी वो मैसेज को नहीं देख सकते हैं। सर वो पहले ऐसा नहीं था ना, लेकिन अब इनटू एंड इंस्क्रिप्शन ऐसा मैसेज होता है ना सर, वही है क्या वो? क्या कह रहे हो आप? एंड टू एंड जो होता है इंस्क्रिप्शन, ये मैसेज होता है ना व्हाट्सएप पे? हाँ, मतलब इसी फॉर्म में व्हाट्सएप में आपका मैसेज जाएगा, इनक्रिप्टेड मैसेज जाते हैं। और ये जो फीचर है मतलब पहले जो व्हाट्सएप था वो दूसरे उस पर काम करता था, पूरी तरह से इस पर आ गया है व्हाट्सएप। ये जो फीचर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो गवर्नमेंट उसको भी ट्रैक नहीं कर सकती है। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं कि डेटा चोरी नहीं हो सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव कुछ साइड इफेक्ट भी आप कह सकते हो कि कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, कोई अगर कुछ ऐसा मैसेज सेंड कर रहा है जिससे कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे, ऐसे मैसेज को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। हाँ जी, मैं इसी सर वजह वही से बोल सर, रही थी कि इसी वजह से ऐसी एक्टिविटी होती है तब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, कंप्यूटर में जितने भी गुप्त, जितने भी वायरस हैं, छुपे हुए वायरस हैं, या फिर ट्रोजन हॉर्स हैं, या फिर वॉर्म हैं, उन सभी को ये ढूंढता है और उनको ढूंढने के बाद उनको डिलीट कर देता है। तो जो एंटीवायरस है
वो सारे के सारे जो वायरसेस हैं उनको आपके कंप्यूटर में सर्च करेगा, या फिर किसी भी सिस्टम में कोई वायरस है तो उसे सर्च करता है, उसके बाद उस वायरस को डिलीट करने का काम करता है, कंप्यूटर से हटाने का काम करता है। एंटीवायरस हमारा 3 स्टेप में वर्क करता है, वो 3 स्टेप बताए थे मैंने आपको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ जी, 3 स्टेप मैंने बताए थे आपको। सबसे पहले ये ढूंढता है, सर्च करता है, उसके बाद उसे रिपेयर करने का ट्राई करता है, यानी कि कोई वायरस है उसको रिपेयर करने का ट्राई करेगा कि जो वायरस वो है, कोई फाइल है, अगर वो वायरस की वजह से करप्ट हुई है तो उसको रिपेयर करने का ट्राई करेगा। तो सबसे पहले सर्च, उसके बाद रिपेयर, उसके बाद रिमूव। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकती है तो उस फाइल को रिमूव कर देगा। सर्च, रिपेयर और फिर रिमूव। इस तरीके से एंटीवायरस हमारा वर्क करता है। तो पहली जो प्रेफरेंस रहती है एंटीवायरस की, वो रहती है किसी भी फाइल को रिपेयर करना, और अगर रिपेयर नहीं हो रही है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल के बारे में आपसे एक दिन बात हुई थी जब हम इंटरनेट पढ़ रहे थे, नेटवर्किंग पढ़ रहे थे। तो फायरवॉल जो है ये एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसको थोड़ा इजी वे में समझने का ट्राई करते हैं। ये आपका कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर बार बार इंटरनेट पे जो डेटा है उसका आदान प्रदान कर रहा है, यानी कि इंटरनेट से डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है और आपके कंप्यूटर से कुछ जो डेटा है वो इंटरनेट के पास जा रहा है। आपके कंप्यूटर से जब डेटा इंटरनेट में जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? जब हमारे कंप्यूटर से डेटा इंटरनेट पे जाता है या फिर सर्वर पे जाता है तो क्या कहेंगे उसे हम? अपलोड। और जब इंटरनेट से डेटा हमारे कंप्यूटर में आता है उसे क्या कहते हैं? डाउनलोड। ठीक है। तो जो फायरवॉल है वो वर्क करता है डाउनलोड करते समय, यानी कि जब भी डेटा जो है वो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे आ रहा है तो जो फायरवॉल है ये एक तरह का आप ऐसे समझ सकते हो, एक तरह की शील्ड क्रिएट कर देती है आपके कंप्यूटर पे। तो जो भी डेटा इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे आएगा वो फिल्टर होके आएगा। अगर इसमें कोई वायरस है, इसमें कोई वर्म है, इसमें कोई अफेक्टेड फाइल है तो वो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, आपके कंप्यूटर में नहीं आने देगा। तो हमारे नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में एक आभासी सुरक्षा कवच बना देता है और किसी भी बाहरी ट्रैफिक को बिना अनुमति के इंटरनेट नेटवर्क में नहीं आने देगा। यानी कि जिन भी चीजों को आपने अलाउ किया है, फायरवॉल की भी सेटिंग्स होती हैं आपके कंप्यूटर में, सब में फायरवॉल की सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे फायरवॉल खुली हुई है, ये आपकी विंडो फायरवॉल होती है। इनकी सेटिंग आप कर सकते हो कि कितना डेटा आपके कंप्यूटर में आएगा, कौन कौन सा डेटा आपके कंप्यूटर में आएगा। तो ये जो फायरवॉल है ये आपके अनडिजायर्ड डेटा को या फिर हार्मफुल डेटा को आपके कंप्यूटर में नहीं आने देता। तो जो फायरवॉल है वो अपलोड करते समय वर्क नहीं करेगी, लेकिन डाउनलोड करते समय वर्क करती है जब भी डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है। और इसके अलावा एक बार और क्वेश्चन आया था, जो फायरवॉल है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही मिश्रण होता है। यानी कि एक इसका हार्डवेयर का कंपोनेंट भी आपके कंप्यूटर में लगा होगा और इसका एक सॉफ्टवेयर का वर्जन भी होगा जो कि उस हार्डवेयर को यूज कर रहा है। तो फायरवॉल के अंदर दोनों आ जाते हैं, हार्डवेयर भी आ जाता है और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। तो ये हमारा फायरवॉल हो गया। ठीक है, फायरवॉल और एंटीवायरस में डिफरेंस बताओगे आप लोग? सर एंटीवायरस में तो जो एंटीवायरस होता है वो उसमें कंप्यूटर में जाके ही 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले सर्च करता है, उसके बाद अगर उसमें रिपेयर होने की गुंजाइश होती है तो रिपेयर करता है, तो अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है वायरस तो फिर उसको रिमूव कर देता है। पर फायरवॉल एक मतलब डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाउनलोड करते समय हमें प्रोटेक्शन देता है। हाँ जी।
जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर के डेटा को सेफ्टी प्रोवाइड करता है एंटीवायरस, और इंटरनेट से आने वाले डेटा के ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपका फायरवॉल। तो एंटीवायरस है वो एक कंप्यूटर के अंदर जो डेटा पहले से है उस डेटा में सर्च करेगा, फिर उस डेटा में वायरस मिलता है तो उसे रिपेयर करेगा, नहीं तो रिमूव कर देगा। फायरवॉल जो है कंप्यूटर के पास बाहर से जो डेटा आ रहा है उस डेटा के ऊपर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर का मतलब आपका होता है इंटरनेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें हम साइबर वर्ल्ड उसके लिए यूज करते हैं। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के 5 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा पिलर है इंटीग्रिटी, तीसरा पिलर है अवेलेबिलिटी, चौथा पिलर है ऑथेंटिकेशन, पांचवा है नॉन रेपुडिएशन। तो इन पांचों को ही एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो इंटरनेट पे कोई भी अगर डेटा भेजा जा रहा है तो उन्हीं लोगों को ये डेटा भेजा जाना चाहिए, या फिर जो डेटा है उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों को इसको एक्सेस करने की अनुमति है। यानी कि आप अपने मैसेज को अपने फ्रेंड को भेज रहे हो व्हाट्सएप मैसेज, तो आपका जो मैसेज है वो बस आपके फ्रेंड तक ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6-7 लोगों तक वो मैसेज चले गया। मैसेज की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, गोपनीयता है, वो बनी रहनी चाहिए। कोई भी फाइल अगर आप भेजते हो तो उसी के पास बस जानी चाहिए जिसे आप भेजना चाह रहे हो। इसे हम गोपनीयता भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, यानी कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हो या फिर जो भी आप डेटा भेज रहे हो, कोई सेंडर है उसने कोई मैसेज भेजा रिसीवर तक, तो जो मैसेज होगा वो मैसेज जिस फॉर्म में भेजा गया था उसी फॉर्म में रिसीवर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसने कोई 10 MB की फाइल भेजी थी और यहाँ जाके फाइल 15 MB की पहुंच गई, तो ये इंटीग्रिटी नहीं हुई। इंटीग्रिटी का मतलब है जिस फॉर्म में, जिस साइज में डेटा को सेंड किया गया था सेंडर के द्वारा, उसी फॉर्म में रिसीवर के पास डेटा पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, जो लोग भी इंटीग्रिटी में हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं उन्हें भी साइबर क्रिमिनल माना जाएगा, चाहे वो कोई ऐप ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता होता है। उपलब्धता मतलब जो भी हम किसी रिसीवर को डेटा भेज रहे हैं वो डेटा उसके पास पहुंचना चाहिए, उसके पास वो डेटा उपलब्ध होना चाहिए। इसको हम दूसरे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी गूगल ड्राइव है, उसके अंदर हमारी कुछ फाइल्स रखी हुई हैं और हम उसके ओरिजिनल या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम उसके ऑथेंटिक यूजर हैं, हमारी ही फाइल उसके अंदर रखी हुई है। तो जो भी ऑथेंटिक यूजर हैं उनको उनका डेटा उनको उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल सिक्योरिटी के चक्कर में हमारी ही ड्राइव को हमसे लॉक कर दे, तो ये उपलब्धता के अगेंस्ट में हो जाएगा। उपलब्धता का मतलब जरूरत पड़ने पर डेटा या सूचना ऑथराइज्ड यूजर यानी कि जो असली यूजर है उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, सत्यापन करना। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आप उसमें पासवर्ड आपने लगाया है, तो आप जब कंप्यूटर को ओपन करोगे तो उसमें पासवर्ड डाल के आप ओपन करते हो। तो ये जो पासवर्ड डाल के ओपन करने की प्रोसेस है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को सत्यापित कर रहे हो कि मैं ही इस कंप्यूटर का ओरिजिनल यूजर हूँ। कंप्यूटर को आप ये सत्यापित कर रहे हो कि मैं ही ओरिजिनल यूजर हूँ। तो ऑथेंटिकेशन मतलब सत्यापित करना। तो जो भी हम पासवर्ड कहीं पे डाल रहे हैं वहां पे हम खुद को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। आपने अपनी मेल का पासवर्ड डाला तो वहां पे आप गूगल को बता रहे हो कि इसका ऑथेंटिक यूजर मैं ही हूँ। वहां पे आप खुद का सत्यापन कर रहे हो। तो अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज होता है मोस्टली बैंक वगैरह की वेबसाइट में। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, एक तो आपको अपना पिन डालना पड़ता है, दूसरा आपको OTP डालना पड़ता है, 1 टाइम पासवर्ड, जो कि आपके मोबाइल पे आएगा या फिर आपकी ईमेल पे आएगा। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सत्यापन करना, खुद को प्रूव करना कि मैं ही ऑथेंटिक यूजर हूँ। इसके लिए आप पासवर्ड डालते हो, OTP डालते हो।
नेक्स्ट है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है गैर परित्याग। गैर परित्याग का मतलब है कोई सेंडर है, इसने कोई मैसेज भेजा रिसीवर को, कोई सेंडर है, कोई ये किसी कंप्यूटर से मैसेज भेज रहा है किसी रिसीवर को, तो बाद में ये जो सेंडर है ये इस चीज से ये नहीं कह सकता है कि हमने ये मैसेज भेजा ही नहीं। यानी कि एक बार अगर किसी सेंडर ने कुछ भेज दिया किसी रिसीवर को, तो नेटवर्क के पास उस चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये चीज भेजी गई है। इसको हम कहते हैं नॉन रेपुडिएशन। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। यानी कि सेंडर अगर कुछ भी भेज रहा है रिसीवर को, तो वो सेंडर बाद में ऐसे नहीं कह सकता है कि मैंने इस चीज को सेंड नहीं किया था। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन रेपुडिएशन, गैर परित्याग। तो ये 5 पिलर हो गए आपके साइबर सिक्योरिटी के। इन 5 की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन 5 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, स्पेशली ऑथेंटिकेशन के। और दूसरा आपका नॉन रेपुडिएशन का। आपका सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा अराइज हो सकता है, जब आप फेसबुक में पासवर्ड डाल रहे हो तो आप क्या वहां पे कौन से साइबर सिक्योरिटी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। वहां पे ऑथेंटिकेशन आ सकता है, नॉन रेपुडिएशन आ सकता है, इंटीग्रिटी आ सकता है। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी वाली क्लास कंप्लीट हो गई। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के?